अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। आज हम इस वीडियो में करेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 हैलोजिनल केन्स के तमाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट का सलूशन। एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज का सलूशन, एक्सरसाइज के शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का सलूशन, एक्सरसाइज के लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सलूशन, ऑल इन वन वीडियो। तमाम चीजों का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है। काइंडली आप जो चीज सीखना चाहते हैं डायरेक्ट टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप चीज वो सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज कार्बोनियम आयन। जैसे हम जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 की जगह 3 बॉन्ड बनाए और एक पॉजिटिव चार्ज हो इसके पास, जिसको हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। इसका जनरल फार्मूला है R3, 3 रेडिकल, जिसमें तीनों रेडिकल में कोई हाइड्रोजन भी हो सकते हैं और एक कार्बन प्लस। कार्बोनियम आयन की खासियत है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, कैटाइन, वेयर पॉजिटिव चार्ज इज प्राइमरी लोकेटेड ऑन कार्बन एटम। जो पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पे लोकेटेड होता है और ये सेंट्रल कार्बन एटम जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज करता है और ये डायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। इट हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसका एक p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है ऑफ द 3 एटम्स। इसकी की प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड के नतीजे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये sp2 हाइब्रिडाइज करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा और ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। मजीद ऐसे ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन हो सकता है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो उसने 3 बॉन्ड बनाए हो और सिर्फ एक रेडिकल उसके साथ ही अटैच हो। सेकेंडरी कार्बोनियम आयन हो सकता है जिसके साथ एक और ये दूसरा 2 रेडिकल अटैच हो। 2 अल्काइल ग्रुप गिव बेटर स्टेबलाइजेशन देन प्राइमरी। इसमें 2 अल्काइल ग्रुप रेडिकल अटैच होते हैं और ये अच्छी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोनियम आयन। और टर्शियरी कार्बोनियम आयन में तीनों तरफ रेडिकल होते हैं तो ये गिव इवन मोर स्टेबलाइजेशन। सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो टर्शियरी कार्बोनियम आयन होता है। कार्बोनियम आयन आर दोज कैटाइन which has positively charged on the carbon and positive carbon positive is called carbocation और कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन वो कैटाइन होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव कार्बन को हम कार्बोकेशन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट वैलेंसी शेल में एंड इट बिकम बाय हेटेरोलाइटिक और ब्रेकिंग क्लीवेज फिजन ऑफ एनी कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की क्लीवेज से ये वजूद में आता है। जैसे यहाँ देखें मिथाइल क्लोराइड था, क्लोराइड की क्लीवेज हो गई, क्लोराइन आयन इसे इलेक्ट्रॉन ले गया और उसको छोड़ के चला गया तो कार्बोनियम आयन वजूद में आ गया। कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकेशन भी कहते हैं। ये एक ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट है। इलेक्ट्रॉन काउंट में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है। स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है और तीनों एंगल 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन और फॉर्मेशन हाइड्रोलाइटिक फिजन रिएक्शन से ये पैदा होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकिंग होने से ये वजूद में आता है। ये एडिशन ऑफ प्रोटॉन, अगर अल्केन में हमें प्रोटॉन को ऐड कर दें तो तब ये वजूद में आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज लिविंग ग्रुप। तो डेफिनेशन देखते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इज डिस्प्लेड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इन दैट सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो डिस्प्ले होता है किसी मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में, टेकिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का पेयर भी अपने साथ ले जाता है फ्रॉम इट्स बॉन्ड टू द सबस्ट्रेट। देखिए कि न्यूक्लियोफाइल आया, इसने इस कंपाउंड पे अटैक किया। इसमें जो ब्रोमीन का एटम है ये सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में ये इसको छोड़ के चला गया क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ऑक्सीजन ने, लेकिन जाते जाते यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी लेता चला गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मौजूदगी में एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इस सूरत में सिर्फ एटम है, ये डिस्प्ले हो गया है टेकिंग द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले गया। तो ये जो स्पीशीज है हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। इसका जनरल रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्ले कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है और लिविंग ग्रुप जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन भी साथ ले जाता है और दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन साथ ले जाता है। तो लिविंग ग्रुप को आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है इन रिवर्स, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्ले कर दिया। द लिविंग ग्रुप टेंड टू बी अ वीकर बेस देन द न्यूक्लियोफाइल। वीक बेसिस हमारे गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग बेसिस हमारे पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, जिसमें आप इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे। और पुअर लिविंग ग्रुप को अगर प्रोटोनेटेड कर दिया जाए जैसे OH माइनस तो वो भी अच्छे गुड लिविंग ग्रुप बन सकते हैं। और एक अच्छा लिविंग ग्रुप वो होता है दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिविंग ग्रुप के 3 पॉइंट देते हैं कि डिपार्ट्स विद द इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टेबिलिटी ऑफ द departed species is crucial, good living group are weak bases and often the conjugate base of a strong acid। हमारा SN1, SN2, एलिमिनेशन 1 या एलिमिनेशन 2 कोई भी रिएक्शन हो रहा हो, तो तमाम रिएक्शन में जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप बिगन टू डेवलप अ नेगेटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप ना के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है एज ट्रांजिशन स्टेट इज रीच। जैसे ट्रांजिशन स्टेट रीच होगी उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। लिविंग ग्रुप दैट कैन बेटर स्टेबलाइज द डेवलपिंग नेगेटिव चार्ज, रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, लोअर कर देता है ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट को।
एंड इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज कर देता है। बेस्ट लीविंग ग्रुप जो होते हैं वो वीक बेसिस होते हैं, इसकी एग्जांपल और ट्रेंड हमने दिया गया, जैसे अल्केन्स, सल्फोनेट्स, आयंस। और स्ट्रॉन्ग बेसिक आयन रियली एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप, और स्ट्रॉन्ग बेसिक आयन होते हैं वो बहुत मुश्किल से लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करते हैं, वो पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। OH इज अ पुअर लीविंग ग्रुप, H2 अ वीक बेस इज अ गुड लीविंग ग्रुप, H- और R- नेवर एक्ट एज अ लीविंग ग्रुप्स। ये रिएक्शन हम थ्योरी में देख के आ चुके हैं। क्वेश्चन 3 है, डिफाइन बॉन्ड पोलैरिटी। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between the two bonded atoms is called bond polarity। इसका एग्जांपल है द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू होगा Q मल्टीप्लाई बाई R। इसमें जो Q होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्शियल चार्जेस, और R होगा डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये जिसे हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम्स इन द बॉन्ड। तो प्योर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं उसकी बॉन्ड पोलैरिटी तकरीबन 0 के करीब होती है। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर होते हैं इसकी बॉन्ड पोलैरिटी 0.4 से 2.0 के इक्वल होती है। और आयनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इसकी बॉन्ड पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, 2 से 4 के दरमियान होती है। तो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द एटम एंड द बॉन्ड, इसका बॉन्ड पोलैरिटी और ये आयनिक बॉन्ड की सूरत में मैक्सिमम होती है, और प्योर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में ये मिनिमम होती है। डिफरेंट एटम्स की ना मुख्तलिफ सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, इस सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुख्तलिफ होती है वो आपस में बॉन्ड में आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लूइड को इक्वली शेयर नहीं करते। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, जिसकी वजह से उन पे पार्शियल चार्जेज आ जाते हैं। जैसे HCl में H पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है हाइड्रोजन से। और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज ओवर डिस्टेंस ये डायपोल क्रिएट कर देता है, जिसको हम डायपोल मूवमेंट से मेजर करते हैं। और लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीड टू मोर पोलर बॉन्ड एंड लार्जर डायपोल मूवमेंट। तो लार्जर डायपोल मूवमेंट ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी क्रिएट होती है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? एक ऐसी केमिकल स्पीशीज जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म न्यू केमिकल बॉन्ड, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये कि आप खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नया केमिकल बॉन्ड बना ले, उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल था, इसने आपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, क्योंकि लीविंग ग्रुप तो इसके इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसने खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नया बॉन्ड बना लिया, इसको हमने कह दिया न्यूक्लियोफाइल। जनरल प्रेजेंटेशन में न्यूक्लियो या न्यूक्लियर के ऊपर -4 शो करते हैं। माइनस का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। और ये न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफिल रेडिकल लीविंग ग्रुप पे अटैक करता है, लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है और न्यूक्लियोफिल रेडिकल के साथ अटैच हो जाता है, जैसे हमने ये रिएक्शन देखा था। इसके मतलब है न्यूक्लियोफिल के कि न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफिल जो होता है अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में मौजूद होता है तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये न्यूक्लियस लविंग होता है। तो बाय डेफिनेशन याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिल के पास ना इलेक्ट्रॉन पेयर जरूर होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके। दिस कैन बी अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पाई बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अनाइन में ये हमारी एग्जाम्पल दी गई है, ऑल हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी लोन पेयर होते हैं, H2O, अमोनिया, ROH, इन सब में एक एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होंगे जो डोनेट करके नया बॉन्ड बना देगा। पाई बॉन्ड में एल्कीन होते हैं, कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर डबल बॉन्ड। स्ट्रेंथ देते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफन फॉलो बेसिसिटी बट इट इज आल्सो हाईली डिपेंडेंट अपॉन पोलराइजेबिलिटी। इसमें आयोडीन की ग्रेटर देन होती है फ्लोरीन से इन प्रोटिक सॉल्वेंट एंड स्टेरिक हाइड्रेंस। की पॉइंट में ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, अट्रैक्ट टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियस, कैन बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ऑफन हैज अ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके बाद लोन पेयर भी हो सकता है और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक ऐसी केमिकल स्पीशीज दैट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और नया केमिकल बॉन्ड बनाए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्कीन, एग्जांपल है जैसे HBr, इसको प्रेजेंट किया जाता है E पॉजिटिव से, जैसे H पॉजिटिव या CH3CH2 पॉजिटिव, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल है। ये H+ जब अल्कीन के साथ ऐड करेगा तो ये बना देगा कार्बोकेशन इलेक्ट्रोफाइल, ये ब्रोमीन के साथ ऐड के हमारा कंपाउंड बना देगा इथाइल ब्रोमाइड। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां अट्रैक्ट होता है जहां पे हाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो या जहां पे लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल must have an empty orbital or polar bond that allow to accept the pair of electron. They are normally Lewis acid and can accept the pair of electron. एग्जाम्पल में ये पॉजिटिवली चार्ज आयन हो सकते हैं, H+, N2+, CH3+ कार्बोकेशन। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं लेकिन उनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, जैसे BF3, AlCl3, यानी सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जो पोलर बॉन्ड बनाया हो, जैसे HBr, इसमें H पार्शियल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफिल है,
और सी डबल बॉन्ड हो जिसमें कार्बन पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफिल है रिएक्टिविटी, ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इन पे अटैक किया जाता है बाय न्यूक्लियोफाइल। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल इन पे अटैक करते हैं। की पॉइंट्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, अट्रैक्टिव टू नेगेटिव चार्ज, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं और कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और हैव अ पॉजिटिव पार्शियल चार्ज ऑन इट। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल एटम भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यूजली नॉन बॉन्डिंग या लून पेयर होंगे जिसको हम बाद में शेयर कर सकते हैं, जिसको डोनेट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है और कंपाउंड बना देता है। तो इसके पास लोन पेयर होता है और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, तो ये दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, स्पीशीज होते हैं, इन पे टिपिकली नेगेटिवली चार्ज होता है या नॉन बॉन्डिंग ई पेयर अवेलेबल होता है फॉर मेकिंग न्यू बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके पास अवेलेबल होता है ताकि वो नया बॉन्ड बना सके। इस एग्जांपल है CH3O-4CH3NH2, ये लोन पेयर। याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग न्यू बॉन्ड्स, जबकि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, इन पे टिपिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, या इसे कह सकते हैं हैव एन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप EWG दैट पुट अ पार्शियल पॉजिटिव ऑन एन एटम और हैव अ पोलराइजेबल पाई बॉन्ड। एग्जांपल देख लेते हैं, ये कार्बोकेशन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, यहाँ भी है, इसके साथ पाई बॉन्ड भी है। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन, जबकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा डोनेट करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं और ये एक्सेप्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच एटम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन होते हैं, ये मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या मॉलिक्यूल या आयन हो सकते हैं। ये नेगेटिवली या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है और ये हमारे पास पॉजिटिवली या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल अंडर को करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन रिएक्शन, जबकि इलेक्ट्रोफाइल करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंटरचेंजेबली इनको हम कहते हैं लुईस बेस और इलेक्ट्रोफाइल को इंटरचेंजेबली हम कहते हैं लुईस एसिड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें वो लुईस एसिड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें वो लुईस बेस होते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का सोल्यूशन। क्वेश्चन 1 है विच कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन या ब्रोमीन। हैलोजिनेशन जब करेंगे बेंजीन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है FeCl3 या AlCl3। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को जरूरत होती है लुईस एसिड कैटलिस्ट की ताकि वो जनरेट कर सके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए हम आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 ये कॉमनली यूज करते हैं फॉर क्लोरीनेशन। ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को पोलराइज कर देता है, क्रोमियम आयन बना देता है और ये क्रोमियम आयन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग पे अटैक कर देता है। तो सिमिलरली ब्रोमिनेशन के लिए भी यही कैटलिस्ट प्रेफर किया जाता है। क्लोरीनेशन के लिए आयरन 3 क्लोराइड FeCl3 और ब्रोमिनेशन के लिए आयरन 3 ब्रोमाइड FeBr3 कॉमनली यूज होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप डिटेल देख सकते हैं कि बाकी हमारे ऑप्शन गलत है। H2SO4 सल्फोनेशन के लिए यूज होता है। NaOH बेस है, ये कैटलिस्ट नहीं है। AlCl3 भी लुईस एसिड कैटलिस्ट है लेकिन लेस कॉमनली यूज होता है। MCO2 है, जब रिएक्शन होता है बेंजीन का क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमने यूज किया है FeCl3, तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा होता है क्लोरोबेंजीन। इसमें हम AlCl3 भी कैटलिस्ट यूज कर सकते थे लेकिन FeCl3 प्रेफर्ड है, तो प्रोडक्ट बनाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन बनती है। A, C और D ऑप्शन हमारे गलत है, रीजन एक्सप्लेन है। जिससे क्लोरोमीथेन, ये मीथेन की क्लोरीनेशन से बनती है डाइक्लोरोमीथेन, ये मीथेन की क्लोरीनेशन से बनती है अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, जाके बेंजीन क्लोराइड, इसको जरूरत होती है साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलेन ना कि बेंजीन। आंसर नंबर 3 है, जब बेंजीन का रिएक्शन होता है ब्रोमीन के साथ और FeBr3 हमारा जब कैटलिस्ट होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन। देखें इसमें AlBr इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर अटैच हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन और दूसरा Br इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HBr बना देगा। तो मोनो ब्रोमिनेशन अकर होगी, FeBr3 हमारा कैटलिस्ट होगा और ब्रोमोबेंजीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें FeBr3 ये पोलराइज कर देगा Br2 को Br पॉजिटिव आयन में और मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा ब्रोमोबेंजीन। बाकी ऑप्शन हमारे गलत है। बेंजीन ब्रोमाइड ये हमारा IUPAC नेम नहीं है, ये स्टैंडर्ड नेम, ये गलत नाम लिखा हुआ है। डाइब्रोमोबेंजीन इसको जरूरत होती है SSBr2 की इन हार्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये चीज नहीं बनती। और ब्रोमोमीथेन ये एलिफेटिक कंपाउंड है। MC नंबर 4 है विच मैकेनिज्म टू प्राइमरी हैलोजिनोल केन टिपिकली फॉलो इन न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नॉर्मली जो मैकेनिज्म फॉलो करते हैं हैलोजिनोल केन वो होता है SN2
फॉर प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स, जिसमें जनरल रिएक्शन में न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, हैलोजिन को रिप्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। SN2 इसलिए प्रेफर किया जाता है कि इसकी लो स्टेरिक हाइड्रेंस है, ये अलाउ करता है बैक साइड अटैक। प्राइमरी कार्बोकेशन आर अनस्टेबल टू SN1 इज नॉट फेवर, तो SN1 सिर्फ फेवर होता है फॉर टर्शियरी हैलोजिनो अल्केन्स। प्राइमरी कार्बोकेशन के लिए SN1 फेवर नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पे SN1 को सिलेक्ट नहीं किया। प्राइमरी हैलोजिनेशन में जो प्रेफर होता है SN2, जबकि टर्शियरी हैलोजिनेशन में SN1 फेवर्ड होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया था प्राइमरी हैलोजिनेशन, इसलिए हमने यहाँ पे SN2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन हैव कार्बन एटम अटैच टू वन अल्काइल ग्रुप, जो सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। 5 है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज ब्रोकन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। रेडिकल और हैलोजिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, ये कार्बन और होलोजिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो टूटता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिल जब होलोजिन पे अटैक करता है तो होलोजिन गुड लीविंग ग्रुप होने की वजह से छोड़ के चले जाते हैं, तो न्यूक्लियोफिल रेडिकल या कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है कार्बन होलोजिन बॉन्ड, और जो होलोजिन होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ गुड लीविंग ग्रुप, और पोलर बॉन्ड फैसिलिटेट करता है क्लीवेज को। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है कार्बन एटम को, जो बॉन्ड होता है विद होलोजिन, तो कार्बन होलोजिन का बॉन्ड टूट जाता है, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइटिकली। विद द हैलोजिन लीव कर जाता है द गुड लीविंग ग्रुप एज होलोजिन नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। एग्जाम्पल हम इसमें देख सकते हैं, CH Br में Br चला गया और C-Br का बॉन्ड टूट गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटता, और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो बनता है, ये टूटता नहीं है, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो वैसे ही रहता है इन सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट ऑप्शन होगा C, कि कार्बन और होलोजिन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है। M6 है विच फैक्टर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट, वो इसलिए कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आफ्टर द रेट डिटरमाइंड स्टेप, रेट डिटरमाइंड स्टेप के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सो इट्स स्ट्रेंथ डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि RX रेडिकल होलोजिन के साथ जो रिएक्ट करता है, तो रेडिकल लैदा हो जाता है, होलोजिन लैदा हो जाता है, इसे कहते हैं ये स्लो स्टेप होता है, और ये हमारा रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है। न्यूक्लियोफिल तो पॉजिटिव रेडिकल पे बाद में अटैक करता है जो फास्ट होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ अफेक्ट नहीं करती SN1 रिएक्शन को, ये कमजोर है या स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं करती, तो फास्ट एक्शन करता है, तो ये रेट डिटरमाइंड स्टेप नहीं है। और जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है वो होता है आयनाइजेशन फ्रॉम द कार्बोकेशन। तो SN1 का रेट डिपेंड करता है आयनाइजेशन स्टेप नंबर 1 पे, जो स्लो स्टेप होता है। तो न्यूक्लियोफिल की स्ट्रेंथ डज नॉट अफेक्ट द रेट, क्योंकि कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी ये ज्यादा क्रूशियल होती है, तो कार्बन की स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। और सॉल्वेंट की पोलैरिटी पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइज आयन, जिससे रेट इंक्रीज हो जाता है। और लीविंग ग्रुप एबिलिटी, गुड लीविंग ग्रुप वो रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इस अंदर A-B-D हमारे सिलेक्टेड ऑप्शन नहीं हो सकते, हमारा सिलेक्टेड हो जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये सिग्निफिकेंटली कोई इफेक्ट नहीं करती है SN1 रिएक्शन पे। 7 है विच हैलोजिनो अल्केन इज मोर एक्टिव इन एन SN2 रिएक्शन। तो क्लोरोमीथेन इज मोर एक्टिव इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, CH3X क्लोरोमीथेन एक रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होता है कंपेयर टू प्राइमरी, प्राइमरी ग्रेटर देन है सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन है टर्शियरी, और टर्शियरी ग्रेटर देन है अल्काइल हैलाइड। तो सबसे ज्यादा है वो है हमारे पास हैलोजिन अल्केन, जिसे हम कह सकते हैं क्लोरोमीथेन। तो लोअर स्टेरिक हाइड्रेंस इंक्रीज कर देती है SN2 रिएक्टिविटी को। तो मिथाइल हैलाइड ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं फॉर SN2, एरिकल हैलाइड ये अनरिएक्टिव होते हैं, और स्टेरिक हाइड्रेंस रिड्यूस कर देती है रिएक्टिविटी को। तो कंपैरिजन देखते हैं क्लोरोमीथेन, इसके अंदर कोई स्टेरिक हाइड्रेंस नहीं होती, इसलिए हाईली रिएक्टिव है। क्लोरोबेंजीन, इसमें रेजोनेंस गिव कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स, और ये अनरिएक्टिव होते हैं SN2। क्लोरोईथेन प्राइमरी बट हैज मोर स्टेरिक हाइड्रेंस देन क्लोरोमीथेन। तो क्लोरोमीथेन इज द मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू मिनिमल स्टेरिक इफेक्ट, सबसे कम स्टेरिक इफेक्ट इस पे होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव होता है। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन SN2 न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफिल जब की हाइड्रेंस टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा 3 बल्कि ग्रुप होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफिल को अटैक नहीं करने देते, इसलिए बहुत मुश्किल से अटैक करता है या अटैक करता ही नहीं है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। फिर आगे जाए तो सेकेंडरी में 2 बल्कि ग्रुप होते हैं, तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। प्राइमरी में 1 बल्कि ग्रुप होता है, तो रिएक्टिविटी मजीद इंक्रीज हो जाती है। और मिथाइल में न्यूक्लियोफिल डायरेक्ट अटैक कर सकता है, इससे सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड। यह है इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, टर्शियरी का सबसे कम और मिथाइल हैलाइड का सबसे ज्यादा। Carbon chlorine bond in chlorobenzene is less reactive towards nucleophilic substitution reaction because resonance effect make the bond polarity double. तो resonance in chlorobenzene, the lone pair on chlorine delocalize into the ring, और bond character में partial double bond character shorten and strengthen the carbon chlorine bond. तो रेजोनेंस होती है डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर, और पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इंक्रीज कर देता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। तो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देते हैं, क्लोरोबेंजीन हैज रेजोनेंस फ्रॉम वेयर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड अपीयर डबल,
कार्बन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, कंट्रीब्यूटिंग टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1, जिसके तो बॉन्ड ऑर्डर एक से ज्यादा रहता है, जिससे वो स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है और इट इज हार्डर टू ब्रेक। और इसी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से बॉन्ड पार्शली डबल हो जाता है। ए बी डी ऑप्शन हमारे गलत है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की कॉन्सिक्वेंस होती है रेजोनेंस की, ना कि प्राइमरी कॉज की। बी में रिंग की स्टेबलाइज करता है क्लोरीन को थ्रू रेजोनेंस, बट दिस इज द पार्ट ऑफ द इफेक्ट। Steric hydrogens is not the main reason. Resonance is the key. So resonance reduce the electrophilicity of the carbon. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड क्लोरोबेंजीन ये लेस रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन द क्लोरीन लोन पेयर एंड बेंजीन पाई सिस्टम। This delocalization gives the carbon-chlorine bond partial double bond character and making it stronger and shorter than in alkyl chlorides. Carbon atom is less electrophilic and nucleophile cannot easily approach and display the chlorine. Steric hydrogens is minimum, so resonance is the primary factor. Amson 9. When chloroethane react with aqueous silver nitrate, the precipitate form is, जब क्लोरोइथेन aqueous silver nitrate के साथ react करती है तो जो precipitate बनाता है वो होता है हमारे पास silver chloride, white precipitate। तो silver chloride precipitate होगा, silver nitrate test positive for the alkyl chloride और SN1 mechanism is facilitated। बाकी ऑप्शन इसलिए करते हैं कि silver nitrate is soluble है, ये precipitate नहीं हो सकता, और silver oxide may often form for the other reaction but not here, और precipitate does not due to silver chloride insolubility। की रिएक्शन में सिल्वर क्लोरीन के साथ ऐड करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट कर देगा, ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। तो क्लोरोइथेन ऐड करेगी एक्वा सिल्वर नाइट्रेट के साथ और ये वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बनाएगी। अब हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन जब भी किसी हैलोजिन X2 जैसे कि Cl2 के साथ ऐड करेगा जिसमें लुबिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, कैटलिस्ट में FeCl3 यूज हो सकता है क्लोरीन के लिए और FeBr3 यूज हो सकता है ब्रोमीन के लिए। तो ये हमारे पास बनाएगा हैलो बेंजीन। हेलो की जगह आप क्लोरीन ब्रोमीन या कुछ भी आ सकता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होगी, जो मेरा कैटलिस्ट होगा वो हेलोजन के साथ ऐड करके इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। इस रिएक्शन को कहेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इंटरमीडिएट हमारा होगा एरेनियमाइन और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हेलो बेंजीन। इस सूरत में आ गया क्लोरोबेंजीन। बेंजीन होलोजन के साथ ऐड करेगा FeS3, एक्स हमारा होलोजन को शो कर रहा है और हेलो बेंजीन बनाएगा और साथ में HF रिलीज करेगा। जैसे अगर ब्रोमिनेशन हो तो Br2 के साथ ऐड करके कैटलिस्ट होगा FeBr3, तो ये बनाएगा ब्रोमोबेंजीन और HBr रिलीज करेगा। क्लोरीनेशन के साथ हमारा कैटलिस्ट होगा FeCl3, ये बनाएगा क्लोरोबेंजीन और HCl बाय प्रोडक्ट होगा। और आयोडाइनेशन के साथ I+ साइन के साथ ऐड करके ये हाइड्रोबेंजीन बना देगा। अगर यहाँ पे आप I2 डाल दें तो HI भी साथ में बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन कंडीशन दे देते हैं, आपका बेंजीन रिएक्ट करेगा क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जिसमें लुबिक एसिड की कैटलिस्ट की मौजूदगी लाजमी होगी, जो एनहाइड्रस आयरन 3 क्लोराइड होगा FeCl3 इन केस ऑफ क्लोरीन या आयरन 3 ब्रोमाइड होगा FeBr3 इन केस ऑफ ब्रोमीन। देखिए रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट इन एब्सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट होगी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बहुत जरूरी है ताकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हम बच सकें। मैकेनिज्म पहले होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो कैटलिस्ट होगा लेट्स सपोज FeCl3 है, वो क्लोरीन के साथ ऐड करके हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। देन अनस्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स रैपिडली लूज द प्रोटॉन टू टेट्राक्लोरोफेरेट 3 आयन FeCl4 आयन बना देगा, रीजनेटिंग द एरोमेटिक रिंग एंड FeCl3 catalyst. This step restore the stable aromatic pi system. तो सिग्मा प्लस FeCl4 से ऐड करके क्लोरोबेंजीन और हमारा कैटलिस्ट दोबारा रीजनेट हो जाएगा FeCl3 और साथ में HCl बनेगा। तो इस तरह हमारा ओवरऑल रिएक्शन आएगा। एग्जांपल में आप ये वाले रिएक्शन लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, एक्सप्लेन करें व्हाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोइथेन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेजोनेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरीन का जो लून पेयर होगा, क्लोरीन एटम का जो लून पेयर होगा वो डीलोकलाइज हो जाएगा इनटू द बेंजीन रिंग। और बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ देखते हैं, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर than chloroethane due to partial double bond character. Hybridization, the carbon in chlorobenzene is sp2 hybridized and less accessible to nucleophiles. तो की पॉइंट्स में है, provide stability and partial double bond character. Double bond character और stability की वजह से क्लोरोबेंजीन हमारा लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो जाएगा इनटू द बेंजीन रिंग। और कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो शॉर्टर होगा और हार्डर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू क्लोरोइथेन। और इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनेगा इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, जबकि क्लोरोइथेन हैज अ वीक पोलर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ऑन एन
sp3 कार्बन। क्लोरोइथेन में वीक और पोलर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड होता है और उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है उसके कार्बन में। एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के क्लोरोबेंजीन में जो लून पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑफ क्लोरीन ऑन द क्लोरीन एटम इज इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेंजीन रिंग। दिस अलाउ फॉर रेजोनेंस गिविंग द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड एज अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो क्लोरोबेंजीन जिसमें पार्शियल बेंजाइल और क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन रहा है दूसरे स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल and make carbon chlorine bond stronger and harder to break. For nucleophile substitution to occur, this bond must break, which require more energy. तो न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रखने करने के लिए हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा जो शॉर्टर भी है और स्ट्रॉन्गर भी है, और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और दूसरा है रीजन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन एटम अटैच हुआ है क्लोरीन के साथ इन क्लोरोबेंजीन उसने sp2 हाइब्रिडाइज की है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन के। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्लोरोइथेन में, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से ये इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होल्ड ऑन टू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोल ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है एंड लेस टू अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। एंड कंट्रास्ट विद क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन में जो कार्बन होता है उसने sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें कोई भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये बॉन्ड लॉन्गर भी होता है और वीकर कमजोर भी होता है एंड मोर पोलर मेक्स द कार्बन एज गुड इलेक्ट्रोफाइल। ज्यादा पोलर होने की वजह से ये कार्बन को अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना देता है। अब कार्बन एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है तो न्यूक्लियोफिल बड़ी आसानी से इसको अप्रोच कर देता है, इससे रिएक्ट करता है और डिस्प्ले कर देता है क्लोरीन आयन को। तो क्लोरोबेंजीन ये लेस रिएक्टिव है क्लोरोइथेन से, इसकी दो मेन रीजन है, एक है रेजोनेंस और दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन एटम है वो लून पे डोनेट कर देता है बेंजीन को और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बना देता है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में। इसी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर बॉन्ड क्रिएट होता है जो एनर्जेटिकली अनफेवर है टू ब्रेक। फर्दरमोर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज करता है जिससे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, जबकि कार्बन इन क्लोरोइथेन में sp3 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्योर हाईली पोलर सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो ये एक एक्सीलेंट टारगेट होता है न्यूक्लियोफिल अटैक के लिए। क्वेश्चन थी व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट व्हेन बेंजीन रिएक्ट करेगी Br2 के साथ और Fe Br3 हमारा कैटलिस्ट होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr बाय प्रोडक्ट बनेगा। तो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन होगा, कैटलिस्ट होगा हमारा FeBr3 और हमारा प्रोडक्ट होगा ब्रोमोबेंजीन। टाइप ऑफ रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन में पहले FeBr3 ये लुईस एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल Br+, तो ये Br+ जनरेट करेगा, साथ में FeBr4 होल माइनस बन जाएगा। मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल Br+ ये अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग और ये बना देगा सिग्मा कम्प्लेक्स, और सिग्मा कम्प्लेक्स जो होगा वो लूज करेगा प्रोटॉन को टू FeBr4 माइनस आइन और रीफॉर्म कर देगा एरोमेटिक रिंग, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr। क्वेश्चन 4 है डिस्क्राइब करें डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। SN2 इसे कहते हैं बाई, 2 मींस बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और SN1 1 का मतलब है यूनी, 1 मीन यूनी, 2 मींस बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है, इसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, और SN1 में रेसमाइजेशन होती है, इसे कहते हैं मिक्सचर ऑफ इन्वर्जन एंड रिटेंशन। SN1 ये 2 स्टेप्स में होता है, एक कार्बोकेशन, दूसरा रेसमाइजेशन यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 1 स्टेप में हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट इन्वर्जन एंड बाई मॉलिक्यूलर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इज रिवर्स फॉर 2 मैकेनिज्म्स। मजीद डिफरेंस देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बाई मॉलिक्यूलर है। SN1 डिपेंड करता है ऑन 1 मॉलिक्यूल जबकि SN2 डिपेंड करता है ऑन 2 मॉलिक्यूल्स। रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू K हेलोजिनल गेन की मोलर कंसंट्रेशन, और इसका रेट है K और हेलोजिनल गेन बगैर ब्रैकेट के। स्टेप्स ये 2 स्टेप्स हैं, आयोनाइजेशन टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और SN2 मैकेनिज्म में 1 कंसर्टेड स्टेप बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फार्मिंग हैपन साइमल्टेनियसली। बॉन्ड का टूटना और बनना एक ही स्टेप में और होता है। इंटरमीडिएट में प्लेनर कार्बोकेशन और इसमें पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। स्टीरियोकेमिस्ट्री रेसमाइजेशन लॉस ऑफ स्टेरिलिटी, और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन लाइक एन अम्ब्रेला टर्निंग इनसाइड आउट। सबस्ट्रेट एक्टिविटी टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी से, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी से, और वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मिथाइल से। ये हम MCQ नंबर 7 के सोल्यूशन में भी एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली देख लीजिएगा।
लेकिन SN2 में हमने जैसे MCQ नंबर 7 में एक्सप्लेन करके मिथाइल ज्यादा एक्टिव होता है प्राइमरी से, वो ज्यादा एक्टिव होता है सेकेंडरी से, वो ज्यादा रहता है टर्शरी से, तो ये रिवर्स में चले जाते हैं। अफेक्ट न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रेंथ डज नॉट अफेक्ट द रेट, जबकि SN2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज कर देता है रेट को। ये चीज हम MCQ नंबर 6 में एक्सप्लेन करके हैं, काइंडली ये देख लीजिएगा। और सॉल्वेंट में फेवर बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज आयन, और ये फेवर बाय होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डू नॉट सॉल्वेट न्यूक्लियोफिल स्ट्रांगली। मजीद डिफरेंस में SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जबकि SN2 रिएक्शन फॉलो करते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे। इसमें कार्बोकेशन इज फॉर्म एज द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ रिएक्शन, इसमें नो कार्बोनेशन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। There is no partial bond formed with carbon during this reaction, or carbon form partial bond with the nucleophile and leaving group. Nucleophile attack करता है carbonation from both side, although backside attack is dominate. The attack on nucleophile take place from the backside only. इसमें सिर्फ nucleophile सिर्फ backside से करता है, ये दोनों साइड से अटैक करता है। Partially racemic product is formed, only inverted product is formed. ये फेवर करता है माइल्ड न्यूक्लियोफाइल को, और ये फेवर करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को। ये फेवर करता है ऐसे सॉल्वेंट जिनकी हाई पोलैरिटी हो, और ये ऐसे सॉल्वेंट को फेवर करता है जिसकी पोलैरिटी कम हो। रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती रीअरेंजमेंट की। ये रिएक्टिविटी फॉलो करता है और फॉलो द ऑर्डर, द रिएक्टिविटी फॉलो द ऑर्डर। SN1 स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता, जबकि SN2 स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, और ये सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, जबकि SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इससे पहले बॉन्ड टूटते हैं और फिर नए बॉन्ड बनते हैं, इससे बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों इकट्ठे हो रहे होते हैं। ये डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 5 है, व्हाई डू प्राइमरी हैलोजिनल अल्केन प्रेफर करते हैं SN2 मैकेनिज्म? तो रीजन में पहली रीजन है स्टेरिक हाइड्रेंस। स्टेरिक हाइड्रेंस ये लो होती है फॉर प्राइमरी कार्बन, जैसे एग्जांपल है CH3 CH2 हैलोजन, इसमें स्टेरिक हाइड्रेंस कम होती है, द कार्बन बहुत इजीली एक्सेसिबल है। दूसरा है कार्बोकेशन स्टेबिलिटी, प्राइमरी कार्बोकेशन CH3 CH2 पॉजिटिव आर हाईली अनस्टेबल, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो SN2 में मिनिमम स्टेरिक हाइड्रेंस होती है, वो अलाउ करती है इजीली बैक साइड अटैक। और दूसरा प्राइमरी कार्बोकेशन ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से प्राइमरी हैलोजिनल अल्केन प्रेफर करते हैं SN2 मैकेनिज्म को। SN2 ट्रांजिशन स्टेट इज लोअर इन एनर्जी देन SN1, तो SN2 की जो ट्रांजिशन एनर्जी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू SN1 कार्बोकेशन इंटरमीडिएट फॉर प्राइमरी सबस्ट्रेट। और तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास कि SN2 की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होती है, तो कम एनर्जी होती है तो इसलिए वो इजीली रिएक्शन करेगा, इस वजह से SN2 मैकेनिज्म प्रेफर्ड होता है हैलोजिनल अल्केन के लिए। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, लो स्टेरिक हाइड्रेंस प्राइमरी हैलोजिनल अल्केन्स द कार्बन एटम बेयरिंग द लीविंग ग्रुप इज ओनली अटैच्ड टू वन अल्काइल ग्रुप एंड टू हाइड्रोजन, जिस वजह से बहुत कम स्टेरिक हाइड्रेंस क्रिएट होती है अराउंड द कार्बन, और न्यूक्लियोफिल इजीली अप्रोच कर देता है फ्रॉम बैक साइड 180 डिग्री अपोजिट टू द लिविंग ग्रुप। और दूसरा अनस्टेबल कार्बोकेशन, SN1 में इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, प्राइमरी कार्बोकेशन आर हाईली अनस्टेबल ड्यू टू हैविंग ओनली टू अल्काइल ग्रुप्स, प्रोवाइड वीक hyperconjugation and electron donating effect, and the energy barrier from this unstable intermediate is prohibitively high. Therefore, two-step SN1 pathway is not energetically feasible for primary substrate. और थर्ड है energetic solubility, concerted SN2 pathway जिसमें वो अवॉइड करते हैं formation of high energy primary carbocation and has a much lower activation energy. For primary halogenal alkane, the transition state is stabilized by partial bonding to both nucleophile and leaving group. SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल में बायोमॉलिक्यूल में सब कुछ एवरीथिंग हैपन इन वन स्टेप इन SN2 रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऑन द अल्काइल हैलाइड और लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, ये एक ही स्टेप में हो रहा होता है, सिंगल रेट डिटरमाइंड स्टेप में। तो न्यूक्लियोफिल अटैक करता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है। इसका ऑर्डर होता है फर्स्ट डिग्री ग्रेटर देन सेकंड डिग्री ग्रेटर देन थर्ड डिग्री। तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट गुड न्यूक्लियोफ्यूज। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है इसमें, वन स्टेप, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप होता है, कंसंट्रेटेड रिएक्शन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। जबकि SN1 इसमें रिएक्शन होता है टू मेन स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में लीविंग ग्रुप जो होता है वो सेटेड हो जाता है, उसको छोड़ के चला जाता है और फॉर्म करता है कार्बोकेशन, देन कार्बोकेशन क्विकली अटैक बाय द न्यूक्लियोफिल, और जैसे कार्बोकेशन होता है तो फौरन न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक कर देता है। द फर्स्ट स्टेप होता है ये बहुत स्लोएस्ट होता है और डिटरमाइन द ओवरऑल रेट बिकॉज फार्मिंग द कार्बोकेशन, ये फर्स्ट स्लो स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइन स्टेप होता है। एंड एन अनस्टेबल स्पीशीज रिक्वायर्ड मच एनर्जी, इसलिए इसका रेट के अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ऑर्डर 30 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकंड डिग्री से, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फर्स्ट डिग्री से। इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और ये गुड न्यूक्लियोफ्यूज होते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स होता है, ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। इसमें कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनता है
ये नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं, नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। जिसके फर्स्ट स्टेप में जो हमारा लीविंग ग्रुप होगा वो एक्साइटेड होकर चला जाएगा, कार्बोनिकेशन एटम बन जाएगा। ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनेंट स्टेप है। फिर इस कार्बोनिकेशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसको आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट इज फॉर्म ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आए हैं। इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोनिकेशन, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोनिकेशन R3C+, इस तरह का बनता है। इनमें 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं, 3 रेडिकल भी हो सकते हैं। ज्योमेट्री इसकी प्लेनर होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इलेक्ट्रॉन काउंट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन वैलेंस शेल, और यही रेट डिटरमाइंड स्टेप में बनता है। और ये हाईली रिएक्टिव होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फॉर्मेशन हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सेंट्रल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज करता है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। इट हैज एम्प्टी p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ 3 एटम्स। इट इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, इसलिए हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है। फेट ऑफ इंटरमीडिएट इन सेकंड फास्ट स्टेप SN1 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है प्लेनर कार्बोनिकेशन पे फ्रॉम अदर साइड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इसी को थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 7 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्वेंट इन SN1 SN2 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें H2O CH3OH इथाइल अल्कोहल कैन सॉल्वेट बोथ कैटाइन एंड एनाइन विया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें है एसीटोन DMSO कैन सॉल्वेट कैटाइन बट नॉट एनाइन वेल। तो SN1 जो रिएक्शन है ये एक्सेलरेटेड बाय होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दैट स्टेबलाइज द आयन, जबकि SN2 एक्सेलरेटेड बाय होता है polar aprotic solvent that do not solvate the nucleophile. The solvent choice can dictate the mechanism for borderline substrate. Example है secondary halides. तो solvent की choice mechanism को dictate करती है। अगर आपने polar aprotic solvent लिया तो SN1 accelerate हो जाएगा, अगर polar aprotic solvent लिए तो SN2 accelerate हो जाएगा। तो सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन, फेवर्ड सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर और इथानॉल है। सिग्निफिकेंस, SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द रेट डिटरमाइंड स्टेप, जिसमें RS अलग-अलग होकर रेडिकल प्लस और हाइड्रोजन माइनस बन जाते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्ट्रांगली सॉल्वेट एंड स्टेबलाइज बोथ द डेवलपिंग कार्बोनिकेशन and the anion leaving group through ion dipole interaction and hydrogen bonding. This stabilization significantly lower the activation energy for the ionization step. इस stabilization की वजह से हम activation energy जो दी है ionization step की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से dramatically reaction rate जो हो जाता है increase हो जाता है। या polar protic solvent आप use करेंगे तो उसकी activation energy बहुत कम हो जाएगी और SN1 का जो reaction mechanism है, reaction rate है वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर SN2 reaction में जाना है तो आपको polar aprotic solvent use करने पड़ेंगे, एसीटोन DMSO DMF। सिग्निफिकेंस देते हैं SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग ऑन न्यूक्लियर सबस्ट्रेट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड स्टेबलाइज द न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांगली विया हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेकिंग इट्स लेस रिएक्टिव। अगर अब यहाँ पे आपने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर लिए तो स्टेबलाइज कर देगा न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए और इसे लेस रिएक्टिव बन जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करेंगे, फिर ये SN2 रिएक्शन को होने में रुकावट पैदा करेगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच कैन नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड टू एनाइन, जो एनाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते नहीं है या कि न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे नहीं, लीविंग द न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ देंगे नेक्ट एंड हाईली रिएक्टिव। तो जो न्यूक्लियोफाइल को छोड़ देंगे और वो हाईली रिएक्टिव रहेगा, देर बाय जनरेटिंग, जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन रेट है वो तेजी से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हाई बेनिफिशियल है, ये एक्चुअली सॉल्वेट कर देते हैं और स्टेबलाइज कर देते हैं आयन स्पीशीज को, कार्बोनिकेशन एंड लिविंग ग्रुप को, और जनरेट करते हैं रेट डिटरमाइंड स्टेप और लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे SN1 रिएक्शन को तेजी से अकर होता है। और SN2 में हमें इसके मुखालिफ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होते हैं जो SN2 के लिए आइडियल है। वो कैटाइन के साथ तो सॉल्वेट करते हैं लेकिन अनाइन को अपने अंदर सॉल्वेट नहीं करते, इसकी वजह से मोर रिएक्टिव अन सॉल्वेटेड न्यूक्लियोफाइल अवेलेबल होता है, वो इजीली अटैक कर देता है सबस्ट्रेट पे एफिशिएंटली। इसी वजह से सॉल्वेंट की चॉइस है ये पावरफुल टूल है ताकि आप कौन सा रिएक्शन रेट करवाना चाहते हैं, कौन सा मैकेनिज्म करना चाहते हैं। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आप चूज करेंगे तो SN1 रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, आप पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चूज करेंगे तो SN2 रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ये SN2 को भी फेवर करते हैं और E2 मैकेनिज्म को भी फेवर करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये SN2 और E2 किस रेट में इंक्रीज हो जाता है, E इंक्रीजिंग पोलैरिटी है, जबकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये SN1 के रेट को भी इंक्रीज कर देते हैं, ये यूनिमोलिकुलर है, और E1 को भी इंक्रीज कर देते हैं। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, इसका भी ट्रेंड देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसे ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं कि सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी है, जिसकी वजह से SN1 रिएक्शन में ज्यादा होना शुरू हो गया है अगर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालें। क्वेश्चन 8 है, प्रेडिक्ट करें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन क्लोरोइथेन एंड NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन। डाटा और फॉर्म में देखते हैं, इसमें हमारा सबस्ट्रेट होगा इथाइल क्लोराइड,
प्राइमरी हैलो अल्केन, और रीजेंट होगा NaOH एक्वस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैकेनिज्म होगा SN2, यानी कि एक ही स्टेप में सब हो जाएंगे। और प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इथाइल अल्कोहल, और क्लोरीनाइन हमारा लीविंग ग्रुप होगा। तो प्रोडक्ट में हमारा अल्कोहल इथानोल, SN2 मैकेनिज्म, और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो NaOH में से OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ देख सकते हैं Na प्लस OH माइनस में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एट द, और हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फिर हमारे पास लीविंग ग्रुप में क्लोरीनाइन इसको छोड़ चला जाएगा, इथानोल इथाइल अल्कोहल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हम एनालाइज करेंगे सेपरेट को, जिसमें क्लोरोइथेन ये प्राइमरी हैलोजिनोल केन है। एनालाइज करेंगे रीजन को, एक्वस NaOH ये प्रोवाइड करेगा एक अच्छा गुड न्यूक्लियोफाइल OH माइनस इन पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट है H2O पर प्राइमरी सेपरेट, जो फेवर करेगा SN2 मैकेनिज्म को। तो हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन ये अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द क्लोरोइथेन फ्रॉम द बैक साइड, तो लीडिंग टू द ट्रांजिशन स्टेट एंड साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्लोरीनाइन। और इसमें हमारा जो इनऑर्गेनिक बायो प्रोडक्ट होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड, तो जो क्लोरीन छोड़ के जाएगा, ये क्लोरीन जो लीविंग ग्रुप है ये छोड़ के जाएगा, ये जाके इस Na प्लस के साथ ऐड करके NaCl बना लेगा। तो हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट था इथानोल, और दूसरा प्रोडक्ट होगा सोडियम क्लोराइड। इसको थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 9 है, प्रेडिक्ट करें मेजर प्रोडक्ट जब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन को हम ट्रीट करेंगे NaOH के साथ। तो हमारा जो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा वो होगा 2 मिथाइल प्रोपान 2 ओल, जिसे टर्शरी ब्यूटानोल भी कहते हैं। तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप इसको छोड़ के चला जाएगा, तो हमारा कार्बोकेशन कार्बन एटम 3 रेडिकल के साथ बनेगा। इसके 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं जब एक्वस NaOH के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो इसमें से जो OH है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक 2 तरह से अटैक कर सकता है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल या टर्शरी ब्यूटानोल। माइनर में हमारे पास ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो रीजेंट होगा NaOH एक्वस, मैकेनिज्म फॉलो होगा SN1 मैकेनिज्म, यानी कि ये 2 स्टेप में होगा। पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, पहले स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप ब्रोमीन को छोड़ के चले जाएगा, और दूसरे स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे अटैक करेगा। तो कार्बोकेशन CH3 होल थ्राइस C प्लस टर्शरी कार्बोकेशन बनेगा जो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और प्रोडक्ट हमारा होगा 2 मिथाइल प्रोप 2 ओल। सबट्रेट्स आर टर्शरी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, मैकेनिज्म SN1 ड्यू टू स्टेबल टर्शरी कार्बोकेशन, और प्रोडक्ट हमने बता दिया कि टर्शरी अल्कोहल होगा। एक्सप्लेनेशन में एनालाइज करेंगे सबट्रेट को, जो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, ये टर्शरी हैलोजिनोल केन है। फिर एनालाइज करेंगे रीजन को, जो एक्वस NaOH है, इवन थ्रू NaOH प्रोवाइड OH माइनस आइन, द टर्शरी सेपरेट विल रिएक्ट विया SN1 मैकेनिज्म ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग कार्बोकेशन। रिजल्टिंग कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो नहीं करेगा। एक्वस ऑलवेज फेवर दिस बाय स्टेबलाइजिंग द आयन मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप हमारा स्लो होगा, आयनाइजेशन टू फॉर्म अ स्टेबल टर्शरी कार्बोकेशन, आयनाइजेशन होगी, स्टेबल टर्शरी कार्बोकेशन आयन बनेगा। स्टेप 2 बहुत फास्ट होगा, न्यूक्लियोफिल OH इस पे रैपिडली अटैक कर देगा और हमारा प्रोडक्ट बना देगा। ये किसी भी साइड से अटैक कर सकता है। रिएक्शन में ये देख सकते हैं NaOH के साथ ऐड करके 2 मिथाइल प्रोपर 2 ओल बना रहा है, और साथ में NaBr बनाएगा, सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा बाय प्रोडक्ट होगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है कि जो स्टेबिलिटी है टर्शरी कार्बोकेशन की, ये मेक करेगा दिस पाथवे, ये SN1 पाथवे को मच फास्टर देन डायरेक्ट SN2। इस वजह से SN2 के मुकाबले में SN1 जो है वो ज्यादा फास्ट होगा अटैक, विच इज स्टेरिकली, और SN2 है ये स्टेरिकली हाइड्रेंट होगा, इसलिए ये फेवर नहीं है। अब हम करेंगे लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें, इंक्लूडिंग द फैक्टर दैट अफेक्ट ईच मैकेनिज्म। तमाम वो फैक्टर एक्सप्लेन करें, इसमें इंक्लूड करें जो इस मैकेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं, एंड एग्जांपल ऑफ सबट्रेट दैट प्रेफर्ड ईच पाथवे। एग्जांपल ऑफ सबट्रेट को भी एक्सप्लेन करेंगे जो प्रेफर करते हैं दोनों पाथवेज में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, काइंडली अब ये देख लीजिएगा, उससे आगे हम अब शुरू करेंगे। इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प दिया गया है, उस पर क्लिक करें और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। SN2 का रेट ला है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KRx, और SN1 का रेट ला है रेट इज डायरेक्टली K और RS की कंसंट्रेशन। SN2 में जो ट्रांजिशन स्टेट होती है न्यूक्लियोफिल कार्बोकेशन और होलोजीन, जबकि SN1 में इंटरमीडिएट R प्लस कार्बोकेशन बनता है। SN2 कंसंट्रेटेड बाय मालिकुलर इन्वर्जन, और ये फेवर्ड बाय होता है लो स्टेरिक हाइड्रेट्स, जबकि SN1 ये स्टेप वाइज रिएक्शन है, ये यूनिमॉलिकुलर है, इसमें रेसमाइजेशन होती है, ये फेवर्ड होता है बाय कार्बोकेशन स्टेबिलिटी। और फैक्टर में जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द पाथवे। SN2 मैकेनिज्म ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मालिकुलर है, बाय मालिकुलर मीन्स 2। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसमें एक ही स्टेप में तमाम रिएक्शन हो जाता है। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्स ट्रांजिशन स्टेट, ये 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी से बनती है।
न्यूक्लियोफिल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, और जो हमारा न्यूक्लियोफिल है ये बैक साइड से अटैक करता है इस पे ऑफ द हैलाइड एटम। तो हैलाइड एटम के बैक साइड से न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया, एक हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनी, और जो हैलाइड एटम है वो गुड लीविंग ग्रुप होगा, उसको छोड़ के चला जाएगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। इस पे जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो है स्टेरिक हाइड्रेंस, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड। मैंने देखते हैं a concentrated one process where the nucleophile attack carbon bearing the leaving group from the back side 180 डिग्री एंगल। न्यूक्लियोफिल बैक साइड स्पेस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से लीविंग ग्रुप होता है वो डिपार्ट, उसे छोड़ के चला जाता है। तो न्यूक्लियोफिल बैक साइड से अटैक करता है, और जो हमारा लीविंग ग्रुप है जो हैलाइड एटम है उसको छोड़ के चला जाता है। तो ये बैक साइड जो अटैक है ये हाइपोथेसिस ये फिट्स होती है हर एक्सपेरिमेंट पे। इन द बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफिल अटैक द सबस्ट्रेट फ्रॉम द बैक साइड इन सिंगल स्टेप। जो न्यूक्लियोफिल है उसके बैक साइड से अटैक करते हैं सिंगल स्टेप, रिजल्टिंग द इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन, जिसमें कॉन्फिगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिल इस साइड पे अटैच है, हैलाइड आयन हमारे साइड पे अटैच था, तो न्यूक्लियोफिल अपोजिट साइड पे कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये दरमियान में हमारे पास बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट्स। इसमें न्यूक्लियोफिल और कार्बोकेशन कार्बन एटम और हैलाइड के दरमियान ये पार्शियल बॉन्ड बनते हैं। ये एक्सप्लेन करता है बाय मॉलिक्यूलर रेट लॉ डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफिल एंड सबस्ट्रेट, और साथ में एक्सप्लेन करता है इन्वर्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, साथ में एक्सप्लेन करता है सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेरिक हाइड्रेंस, बल्कि ग्रुप स्लो डाउन बैक साइड अटैक। अब बहुत बल्कि ग्रुप होंगे तो बैक साइड अटैक स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए हम इसका नाम है SN2 मैकेनिज्म। एस से बनता है सब्स्टिट्यूशन, एन से बनता है न्यूक्लियोफिल, और 2 से बनता है बायोमॉलिक्यूलर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये न्यूक्लियोफिल है, ये बैक साइड से अटैक करेगा 180 डिग्री अपोजिट फ्रॉम द हैलाइड एटम, जो लीविंग ग्रुप के 180 डिग्री अपोजिट साइड से अटैक करेगा। लून पेयर इलेक्ट्रॉन बिगन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, इसके जो लून पेयर होंगे वो नया बॉन्ड बनाने शुरू हो जाएंगे, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी, यहाँ पे ये पार्शियल बॉन्ड बन जाएंगे। इसे कह सकते हैं पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन। और इसी स्टेप में जो कार्बन और हैलाइड यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन है उसका जो बॉन्ड है वो बिगन टू ब्रेक, वो टूटना शुरू हो जाएगा। बॉन्डिंग पेयर विल बिकम लून पेयर ऑन Br, और जो बॉन्डिंग पेयर है ये बाद में लून पेयर बन जाएगा यहाँ पे ना ऑन द ब्रोमाइन आयन, और बाद में प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, अम्ब्रेला फ्लिप हो जाएगा इनसाइड आउट। एक और एग्जांपल में देखते हैं कि न्यूक्लियोफिल अटैक आ रहा है बाय द हाइड्रो ऑक्साइड ऑन कार्बन एटम इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड पे न्यूक्लियोफिल OH ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, रिजल्ट इन द पेंटा कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट कार्बोनियन। तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास कार्बोनियम बन गया, और सोडियम आयन वैसे ही रह जाएगा। बाद में हमारा जो लीविंग ग्रुप है क्लोरीन, ब्रेकिंग द कार्बन क्लोराइन बॉन्ड टेक प्लेस इमीडिएटली, फौरन उसी स्टेप में कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है फटाफट टूट जाएगा, रिजल्टिंग द इथानोल, यहाँ पे हमारे पास इथानोल बन जाएगा, और ये लीविंग ग्रुप जाके सोडियम से ऐड करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं, अकर एट द चिराग कार्बन सेंटर। कैनेटिक्स में सेकंड ऑर्डर एज द रेट डिपेंड अपॉन बोथ सबस्ट्रेट एंड द न्यूक्लियोफाइल। ये सेकंड ऑर्डर है, इसका जो रेट है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर है। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं SN2 रिएक्शन पे उसमें है सबस्ट्रेट, जिसमें मिथाइल ग्रेटर देन है प्राइमरी, प्राइमरी ग्रेटर देन है सेकेंडरी, और सेकेंडरी ग्रेटर देन है टर्शरी। तो स्टेरिक हाइड्रेंस इज द मेजर फैक्टर। न्यूक्लियोफाइल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा जैसे OH माइनस, साइनाइड माइनस, आयोडीन माइनस, ये फेवर करेंगे SN2 मैकेनिज्म को। फिर है लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप वीकर बेसिस लाइक आयोडीन एंड Br इंक्रीज द रेट। अगर बेटर लीविंग ग्रुप होगा, वीकर बेसिस होंगी आयोडीन Br माइनस साइन, तो ये रेट को इंक्रीज कर देंगी। सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये भी हम शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके आ चुके हैं, जैसे एसीटोन DMSO, ये एक्सेलरेट कर देंगी SN2 को बाय द सॉल्वेटिंग कैटाइन बट नॉट द न्यूक्लियोफिल एनाइन। एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रोमोमीथेन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें न्यूक्लियोफिल इस पे अटैक करेगा तो ब्रोमियम में छोड़ के चला जाएगा, ये बन जाएगा मीथानोल ब्रोमियम आयन। अब SN1 मैकेनिज्म में देखते हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, ये रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, आयनाइजेशन टू फॉर्म प्लेनर कार्बोकेशन इंटरमीडिएट, जिसमें कार्बोकेशन इंटरमीडिएट बनता है। और स्टेप 2 हमारा फास्ट होता है, जिसमें न्यूक्लियोफिल अटैक कर देता है कार्बोकेशन पे किसी भी साइड से, और हमारे न्यूक्लियोफिल जो कार्बोकेशन पे अटैक कर देता है तो हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारा 2 स्टेप रिएक्शन है, इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन इंटरमीडिएट। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, ये स्लो फर्स्ट स्टेप जो होगा उसमें जो हमारा हैलाइड आयन है वो छोड़ के चला जाएगा लीविंग ग्रुप, तो इंटरमीडिएट कार्बोकेशन एटम बन जाएगा। उस पर फिर न्यूक्लियोफाइल फास्टली अटैक करेगा इस कार्बोकेशन एटम पे, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कार्बोकेशन मैकेनिज्म होता है, पहले स्टेप में आयनाइजेशन होती है, ये स्टेप नंबर 1 में कर होता है कि जो हमारा हैलाइड आयन है वो स्लो लीव करके चला जाता है, तो इंटरमीडिएट हमारे पास एक बन जाता है, जिसकी sp2 ट्राइगोनल कैलेंडर शेप होती है। स्टेप नंबर 2 में जो न्यूक्लियोफाइल है ये बहुत फास्टली ग्रैब कर देता है कार्बोनेशन, इस पे अटैक कर देता है और इसको मिल जाता है, इसलिए 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है वो स्लो छोड़ के चला जाता है, और सेकंड स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही लीविंग ग्रुप छोड़ के चला जाता है हमारे पास एक ओपन शेल क्रिएट हो जाता है, ये इंटरमीडिएट स्पीशीज हो जाती है, जिसमें एक शेल बिल्कुल ओपन है। इस ओपन कार्बोकेशन इंटरमीडिएट पे लीविंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। अटैक के बाद वो अपना बॉन्ड बना लेता है, जिससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, रेसमाइजेशन, इसमें मिक्सचर एन एंटोमर्स का तैयार होता है, अकर एट द चिराल सेंटर ड्यू टू अटैक फ्रॉम बोथ फेसेस ऑफ
प्लेनर कार्बोकेशन। दोनों फेसेस पे अटैक होता है, इसलिए रेस्माइजेशन मिक्सचर बनता है एन एंटेमर्स का। काइनेटिक्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, रेट सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे कि कितना स्लोली हैलाइड आयन को छोड़ के जा रहा है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं SN1 पे वो है टर्शरी सेपरेट। अगर टर्शरी कार्बन है तो ग्रेटर होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ग्रेटर होगा प्राइमरी से, प्राइमरी ग्रेटर होगा मिथाइल से। तो कार्बोकेशन की जो स्टेबिलिटी है ये मेजर फैक्टर है। सेकंड है न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ डू नॉट अफेक्ट द रेट। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ इसके रेट को अफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये अटैक करता है आफ्टर रेट डिटरमाइंड स्टेप्स। तो लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप आर एसेंशियल फॉर इनिशियल आयोनाइजेशन स्टेप। इसमें अच्छा लीविंग ग्रुप होना बहुत जरूरी है ताकि वो हमारे सेपरेट को छोड़ चला जाए और इनिशियल स्टेप आयोनाइजेशन हो सके। सॉल्वेंट्स में पोलर प्रोकैटाइटिक सॉल्वेंट्स जिसमें H2O, CH3OH है, ये एक्सेलरेट करते हैं SN1 by stabilizing the ionic transition state and intermediates। एग्जांपल 2-bromo-2 मिथाइल प्रोपेन का जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जिसका हमने रिएक्शन यहाँ पे दे दी है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है जो स्लो रेट डिटरमाइंड स्टेप में छोड़ के चला जाएगा, जिससे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा। जब ये हमारा कार्बोकेशन एटम बन जाएगा तो इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। इन्हीं चीजों को आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर और कंट्रास्ट करें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनो अल्केन एंड हैलोजिनो अरीन विद एग्जांपल देयर डिफरिंग रिएक्टिविटीज। हैलोजिनो अल्केन में कार्बन और होलोजिन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो प्योर सिग्मा बॉन्ड होता है और वो पोलर होता है, जबकि हैलोजिनो अरीन में कार्बन और होलोजिन के जो बॉन्ड होता है उसका होता है उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि उसके पास होती है ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, जिसे हम कहते हैं कि 1.5 बॉन्ड बनाया है। हाइब्रिडाइजेशन, अल्केन कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, जबकि जो अरीन कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। हैलोजिनो अल्केन होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू पोलर सिग्मा बॉन्ड एंड एक्सेसिबल sp3 कार्बन, जबकि हैलोजिनो रेन होते हैं ये अनरिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस होती है, इसमें sp2 कार्बन होता है और इसका स्ट्रॉन्ग कार्बन होलोजिन बॉन्ड होता है। तो रेजोनेंस ये की डिफरेंट है, ये की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दोनों में। हैलोजिनो अल्केन में रेजोनेंस की वजह से इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। डिटेल में देते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनो अल्केन। एग्जांपल में CH3 CH2 Br ले लेते हैं, इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है। The carbon halogen bond is a true single bond. The carbon is sp3 hybridized and electrophilic due to polarity of bond. कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और होलोजिन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। मैकेनिज्म में ये रेडिली अंडरगो करते हैं SN1 और SN2 दोनों न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। एग्जांपल दे लेते हैं क्लोरो इथेन रिएक्ट रैपिडली विद NaOH टू फॉर्म इथानॉल विया SN2 मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजिनो अरीन देख लेते हैं, लो रिएक्टिविटी है, कार्बन और होलोजिन का बॉन्ड अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। रीजन क्या है? रीजन ऑफ रिएक्टिविटी है, एक है रेजोनेंस स्टेबिलिटी। द लून पेयर ऑफ हैलोजन एटम डीलोकलाइज इनटू अ बेंजीन रिंग। जो लून पेयर होता है हैलोजन एटम वो डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग में, और इसी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन क्लोराइड, जिसमें बेंजीन बेंजाइल पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है, इम्पार्ट करते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, मेकिंग इट शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। इन चार्ज की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर पैदा हो जाता है और ये बॉन्ड छोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। द कार्बन अटैच टू होलोजिन इन sp2 हाइब्रिडाइज, मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। कार्बन जो अटैच होता है हाइड्रोजन के साथ वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। इंस्टेबिलिटी ऑफ द मेसन-हेमर कॉम्प्लेक्स, द इंटरमीडिएट फॉर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन एंड नेगेटिवली चार्ज सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज हाई इन एनर्जी एंड नॉट स्टेबलाइज। टेबल की फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं, हैलोजिनो अल्केन्स वर्सेस हैलोजिनो अरीन विद एग्जांपल। इसमें कार्बन और होलोजिन का बॉन्ड प्योर होता है, प्योर सिग्मा बॉन्ड है, लॉन्गर और वीकर है। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, शॉर्टर है और स्ट्रॉन्गर है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हैलोजिनो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, जबकि अरीन में हैलोजिनो अरीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है और इसमें स्टेबलाइज द बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होती है जिससे बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल, इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिल के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा हाई होती है, बल्कि हैलोजिनो अरीन की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। एग्जांपल ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं, CH3 CH2 Cl जब KCN सेलेक्ट करेगा तो KN Cl को रिप्लेस कर देगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन नो रिएक्शन विद KCN। हैलोजिनो अरीन का KCN के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा। इसी चीज को थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 है, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म मोस्टली, व्हाई? कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो थर्ड टर्शियरी की ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज्यादा होती है प्राइमरी से, और प्राइमरी की ज्यादा होती है मिथाइल से। तो SN1 रेट डिटरमाइंड स्टेप, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है स्लो रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, जिसमें कार्बोकेशन कार्बन एटम होता है और हैलाइड आयन से छोड़ा चला जाता है। तो स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेशन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द SN1 रेट डिटरमाइंड स्टेप, और हाई स्टेरिक हाइड्रेंस प्रिवेंट द बैक साइड अटैक रिक्वायर्ड फॉर SN2। तो हाई स्टेरिक हाइड्रेंस बैक साइड अटैक जो में जरूरत होती है SN2 में, उसको प्रिवेंट करता है, जिसकी काइनेटिक्स फेवर करती है यूनिमॉलिक्यूलर पाथवे को। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड थर्ड डिग्री ऐसा कार्बन एटम होता है जो 3 रेडिकल के साथ जुड़ा होता है। तो कार्बन क्लोरीन कार्बन अटैच टू द 3 कार्बन, तो 3 रेडिकल के साथ जुड़े होने की वजह से इसे हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। हैलाइड की वजह से इसके साथ कोई होलोजिन भी जुड़ा होगा। मैकेनिज्म प्रेफरेंस देते हैं, द प्रेफरेंस ऑफ SN1 और SN2 इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज ड्यू टू, ये है कार्बोकेशन स्टेबिलिटी और स्टेरिक हाइड्रेंस। रीजन 1,
stability of the carbocation intermediate. The rate determinant step in SN1 mechanism is the formation of carbocation. SN1 mechanism में carbocation बनता है, तो tertiary carbocation CH3 हो thrice carbon ये highly stable होता है due to positive inductive effect and hyperconjugation from three adjacent alkyl groups. These effects disperse the positive charge, lowering the energy of the intermediate and the activation energy for this formation. This makes the ionization step kinetically favorable. टर्शियल अल्कोहल का भी आप देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, जिसमें ये OH स्लो रेट स्टेप में छोड़ के इसे चला जाएगा तो हमारे पास एक कार्बोकेशन एटम बन जाएगा, फिर उसमें न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एग्जाम्पल OH में HBr के साथ या HI के साथ रिएक्शन के लिए भी देख सकते हैं आप। सेकंड मेन रीजन है स्टेरिक हाइड्रेंस टू SN2। SN2 मैकेनिज्म रिक्वायर होता है न्यूक्लियोफिल अटैक द कार्बन सेंटर डायरेक्टली। SN2 में न्यूक्लियोफिल ने कार्बन को सेंटर से डायरेक्टली अटैक करना होता है, तो टर्शियरी कार्बन वो सरेंडर्ड होता है 3 बल्कि ग्रुप्स, उसके तीनों तरफ बहुत बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, क्रिएटिंग अम्यून स्टेरिक हाइड्रेंस, बहुत ज्यादा स्टेरिक हाइड्रेंस मिल जाती है। तो ये 3 बल्कि ग्रुप ये फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं न्यूक्लियोफिल की अप्रोच को, जिससे SN2 पाथ है वो स्लो हो जाता है और एनर्जेटिकली अनफेवरेबल हो जाता है। कंक्लूजन, द कॉम्बिनेशन ऑफ फजाइल आयनाइजेशन स्टेप लीडिंग टू अ स्टेबल इंटरमीडिएट एंड प्रोहिबिटिवली slow direct displacement pathway forces tertiary alkyl halide to react almost exclusively via SN1 mechanism. ये चीज आप थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है SN1 mechanism involve the formation of carbocation intermediate which is stabilized by alkyl group. तो डिस्क्राइब करें स्टेप इन्वॉल्व इन SN1 mechanism using tertiary butyl chloride as an example। तो एक हम सेपरेट ले लेंगे tertiary butyl chloride। की पॉइंट में SN1 ये 2 स्टेप कार्बोकेशन इंटरमीडिएट और SN2 ये 1 स्टेप होता है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेशन विया हाइपर कॉन्जुगेशन मेकिंग SN1 मोर फेवरेबल। तो SN1 मैकेनिज्म देते हैं विया टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। स्टेप 1 में आयनाइजेशन होगी जो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगा, जिसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलाइटिकली टू फॉर्म द प्लेनर टर्शियरी कार्बोकेशन, प्लेनर टर्शियरी कार्बोकेशन बनाएगा और साथ में क्लोरीन आयन होगा। ये स्टेप स्लो होगा और ये एंडोथर्मिक होगा। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिल अटैक होगा। न्यूक्लियोफिल एग्जांपल H2O फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली अटैक करेगा कार्बोकेशन फ्रॉम द अदर साइड, उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफिल से अटैक कर देगा। दिस स्टेप ये फास्ट होगा और एक्सोथर्मिक स्टेप होगा। स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होगी। एजोनियम आयन लॉस करेगा प्रोटॉन टू वाटर मॉलिक्यूल आर द सॉल्वेंट फॉर्मिंग द न्यूट्रल अल्कोहल प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो एजोनियम आयन है, ये एजोनियम आयन है, ये लॉस कर देगा एक प्रोटॉन, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, तो ये हमारे पास न्यूट्रल अल्कोहल बन जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन में टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड वाटर से रेड करेगा अल्कोहल और HCl बन जाएगा। ये जो प्रोटॉन हमसे यहाँ से लॉस हुआ है इस क्लोरीन के साथ रेड करके HCl बना देगा। पार्ट में डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन SN2 मैकेनिज्म यूजिंग मिथाइल क्लोराइड एज एन एग्जांपल। इसमें सेपरेट हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड। तो जैसे जानते हैं कि SN2 ये सिंगल कंसंट्रेटेड स्टेप होता है, तो न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल है OH अप्रोच करेगा कार्बन एटम को फ्रॉम द बैक साइड ऑपोजिट टू द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। एज OH बिगेन टू फॉर्म न्यू बॉन्ड विद कार्बन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड साइमल्टेनियसली ब्रेक। जब OH नया बॉन्ड बना रहा होगा मिथाइल के साथ, एट सेम टाइम कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये टूट रहा होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इज पेंटा कोऑर्डिनेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पेंटा कोऑर्डिनेट। तो ओवरऑल रिएक्शन में उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाएगी मिथाइल अल्कोहल और क्लोरीन लीविंग ग्रुप इसको रिलीज कर देगा। यहाँ पे NOH है तो Na के साथ क्लोरीन ऐड करके NaCl बना देगा। 3 में एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अफेक्ट द likelihood ऑफ अ हैलोजिनल केन अंडरगोइंग एन SN1 मैकेनिज्म। तो इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन SN1 likelihood, अल्काइल ग्रुप जिसमें CH3 मिथाइल are electron donating through the inductive effect and hyperconjugation. In the carbocation जो रेडिकल प्लस आयन है पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी which help to the delocalize and stabilize the positive charge. The stability of carbocation increase with the number of alkyl group. जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो टर्शरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और लीस्ट स्टेबल जो है वो मिथाइल होगा हमारे पास। तो अल्काइल ग्रुप की अटैचमेंट से हमारे पास जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेशन इज द की स्टेप, आपको स्टेबल कार्बोकेशन बने तो ये की स्टेप है कि SN1 मैकेनिज्म फेवर होगा। एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द रिएक्टिव कार्बन ड्रामेटिकली इंक्रीज द रेट एंड likelihood ऑफ द SN1 पाथवे। जितने हम अल्कलाइल ग्रुप अटैच करते जाएंगे उतनी ही कार्बोकेशन एटम की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और उतना ही SN1 रिएक्शन का पाथवे के चांसेस ड्रामेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे। इसको थ्योरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई आर SN1 एंड E1 रिएक्शन मोर लकीली टू अकर विद टर्शियरी हैलोजिनल केन्स। कॉमन फीचर देखते हैं कि दोनों SN1 भी और E1 मैकेनिज्म ये शेयर करते हैं सेम स्लो रेट डिटरमाइंड स्टेप जो है आयनाइजेशन टू फॉर्म कार्बोकेशन। सेम कार्बोकेशन का आयनाइजेशन स्टेप शेयर करते हैं और कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी देखी जाए तो टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से और वो ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से। तो की पॉइंट में SN1 और E1 शेयर करते हैं सेम स्लो स्टेप। The rate of this step depend on carbocation stability and tertiary carbocation are the most stable. So initial ionization is fast, making both SN1
एंड E1 लकीली। अगर डिटेल देखी जाए तो यूनिफाइड इनिशियल स्टेप दोनों में SN1 सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन 1 रिएक्शन में सेप्रोनियस यूनिमॉलिक्यूलर आयनाइजेशन होती है और अल्काइल हैलाइड में हैलाइड आयन छोड़ के चला जाता है। दोनों में रोल ऑफ कार्बोकेशन स्टेबिलिटी, तो रेट ऑफ इनिशियल स्टेप ये सोली डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन बीइंग फॉर्म्ड। टर्शियरी कार्बोकेशन आर द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन एंड द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ 3 alkyl group. This higher stability lower the activation energy for the rate determined step, making it occur rapidly for tertiary halides. और third है divergence after ionization. After the carbocation is formed, it can be captured by two completing pathways. SN1 पाथवे हो सकता है, न्यूक्लियोफिल अटैक कर सकता है कार्बोकेशन पे टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, या E1 पाथवे भी हो सकता है, अ बेस ऑफन द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट अ बीटा प्रोटॉन from the carbocation to form alkene elimination products. तो conclusion देखते हैं tertiary halide के लिए, because the slow step is so facile for the tertiary separate, both SN1 और E1 mechanism become operational. The product ratio substitution और elimination की depend upon condition, temperature, nature of nucleophile या base. After the carbocation is formed, for primary halide, the ionization is too slow, so the other mechanism SN2 और E2 ये डोमिनेट कर जाते हैं। इसी चीज को आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि बिकॉज दे शेयर कॉमन एंड रेट डिटरमाइंड स्टेप एंड यूनिमॉलिक्यूलर आयनाइजेशन टू जनरेट कार्बोकेशन। और टर्शियरी कार्बोकेशन ये हाईली स्टेबल होता है बाय हाइपर conjugation and inductive effect, जो significantly reduce कर देता है activation energy for their formation. This makes the initial ionization rapid for tertiary substrate. Once the carbocation is formed, it become a branching point susceptible to competitive capture by the nucleophile, या कि SN1 प्रोडक्ट भी बन सकता है, या deprotonating by the base leading to E1 प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। दोनों रिएक्शन पाथवे पॉसिबल हैं। क्वेश्चन 6 है, अगर कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है दोनों के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी और गुड न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हम कंपैरिजन देखेंगे। द कंपटीशन इन प्राइमरीली गवर्न्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ द रीजन। ये कंपटीशन है, ये गवर्न होगा कि स्ट्रक्चर की सबस्ट्रेट कैसी है और नेचर ऑफ रीजन कैसे है। की पॉइंट देखते हैं। प्राइमरी SN2 अनलेस द बेस इज बल्की, और टर्शरी में E2 विद स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंडरी में हाईली सेंसिटिव टू द बेस स्ट्रेंथ एंड टेम्परेचर, और बल्कि बेसिस में फेवर एलिमिनेशन रिगार्डलेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो SN2 मैकेनिज्म होगा हत्ता के बेस बहुत ज्यादा बल्कि ना हो। E2 होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और ये हाईली सेंसिटिव होगा बेस की स्ट्रेंथ कितनी है और उसका टेम्परेचर कितना है। और अगर बल्कि बेसिस होंगी तो फेवर करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो प्रेडिक्ट करने के लिए आउटकम, इसके लिए हमें दो मेन फैक्टर हमें चाहिए। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। अगर प्राइमरी हैलाइड है तो वो फेवर करेंगे SN2 सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेशन के मुकाबले में, हत्ता के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस ना आ जाए। एग्जांपल है टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। Bulky bases cannot easily approach to carbon for substitution, but can easily abstract the beta proton, favoring E2 elimination. तो प्राइमरी हैलाइड SN2 सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर बल्की बेसिस आ गई तो वो बीटा प्रोटॉन की एब्स्ट्रैक्शन की वजह से वो फेवर करेंगे E2 एलिमिनेशन मेथड। फिर हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड्स। सेकेंडरी हैलाइड्स में ट्रू कंपटीशन होगा अगर बोथ SN2 और E2 दोनों पॉसिबल है। तो आउटकम डिपेंड करती है हैवीली ऑन द सेकंड फैक्टर। द स्ट्रेंथ एंड बल्क ऑफ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज टेम्परेचर आल्सो फेवर एलिमिनेशन। टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो एलिमिनेशन E2 फेवर हो जाएगा ड्यू टू इट्स हायर एंट्रोपी गेन। और टर्शरी हैलाइड्स में एग्जांपल दी हुई है, ये फेवर करेंगे E2 एलिमिनेशन ओवर SN1 सब्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो कार्बोकेशन इंटरमीडिएट SN1 या E1 इज आल्सो प्रोन to elimination with weak base and nucleophile, a mixture of SN1 and E1 product form। तो टर्शरी हैलाइड की सूरत में E2 एलिमिनेशन रिएक्शन के ज्यादा चांसेस हैं एज कंपेयर टू SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मुकाबले में विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक बेसिस होंगी, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो फिर SN1 और E1 दोनों बनेंगे। दूसरा मेन फैक्टर है नेचर ऑफ द रीजेंट। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस, आयोडाइन आइन, साइनाइडाइन, RS आइन, ये तमाम नेगेटिव आइन है। दीज स्पीशीज आर गुड एट डोनेटिंग देयर इलेक्ट्रॉन पेयर बट आर नॉट स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग के तौर पे तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोटॉन को लेने के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर के मुकाबले में अच्छी नहीं है। इसी वजह से ही वो फेवर करेंगी SN2 सब्स्टिट्यूशन मेथड को। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल OH-CH3O- these can promote both pathways। स्ट्रॉन्ग बेस होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये दोनों पाथवे को प्रमोट करेंगे। आउटकम इज देन डिटरमाइंड बाय द सबस्ट्रेट एज अबव। आउटकम फिर सबस्ट्रेट से पता चलेगी। OH- विद द प्राइमरी हैलाइड गिव मोस्टली SN2। तो OH- आइन जो होगा वो प्राइमरी हैलाइड के साथ मोस्टली SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो स्ट्रॉन्ग बल्की बेस होंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। इसकी एग्जांपल दी हुई है। दीज बेसिस आर टू स्टेरिकली हाइड्रेन टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बट आर एक्सीलेंट एट एब्स्ट्रैक्टिंग द प्रोटॉन। बहुत ज्यादा हाइड्रेंस क्रिएट हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल पैक करने में, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सीलेंट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टर होंगे, जिसकी वजह से ये फेवर करेंगे एलिमिनेशन 2 मेथड को। इवन के प्राइमरी हैलाइड हो तब ही एलिमिनेशन 2 मेथड को फेवर करेंगे। तो प्रेडिक्शन की स्ट्रेटजी देखते हैं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे सेपरेट कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। फिर आइडेंटिफाई करेंगे रीजन कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है या बल्की ग्रुप है। तो अप्लाई करेंगे रूल कि गुड न्यूक्लियोफाइल हो, वीक बेस हो, फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी हो तो ये SN2 होगा, और प्राइमरी हो, स्ट्रॉन्ग बल्की बेस हो,
तो E2 को फेवर करेगा। सेकेंडरी हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो कंपटीशन होगा, E2 भी हो सकता है विद हीट, तो दोनों में कंपटीशन होगा, लेकिन अगर हीट करेंगे तो फिर E2 हो जाएगा, अदरवाइज हीट नहीं करेंगे तो दोनों में कंपटीशन होगा। और अगर टर्शरी हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो E2 मैग्नीशियम फेवर होगा, लेकिन टर्शरी हो, वीक बेस हो और वीक न्यूक्लियोफाइल हो, फिर SN1 और E1 दोनों का मिक्सचर होगा। तो ये आप रूल देख सकते हैं, इसे आप समरी के तौर पे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, व्हाई डज इंक्रीजिंग द स्टेरिक हाइड्रेंस, अगर स्टेरिक हाइड्रेंस को इंक्रीज कर दे जाए कार्बन के अगेन बेरिंग द लीविंग ग्रुप मेक SN2 रिएक्शन ओवर, तो उसे SN2 रिएक्शन स्लो हो जाता है, बट ये अफेक्ट नहीं करता SN1 रिएक्शन पे इन द सेम वे। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। SN2 ट्रांजिशन स्टेट क्राउडेड एंड पेंटा कोऑर्डिनेट, और SN1 में रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है इन्वॉल्व बॉन्ड ब्रेकिंग, और इसमें अटैक इन्वॉल्व नहीं होता। तो की पॉइंट देते हैं, SN2 में स्टेरिक हाइड्रेंस ब्लॉक कर देती है न्यूक्लियोफिलिक की अप्रोच को, राइजिंग EA, और SN1 में स्टेरिक हाइड्रेंस इज रिलीव्ड अपॉन आयनाइजेशन एंड द न्यूक्लियोफिल अटैक लेटर, सो इट डज नॉट स्लो द रेट डिटरमिनेंट स्टेप। तो स्टेरिक हाइड्रेंस जो है वो डज नॉट स्लो द रेट डिटरमिनेंट स्टेप। तो इफेक्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म देते हैं, SN2 मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है कंसर्टेड बैक साइड अटैक एंड द न्यूक्लियोफिल मस्ट अप्रोच द कार्बन एटम क्लोजली एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप से अटैक करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो स्टेरिक हाइड्रेंस रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अल्काइल ग्रुप अटैच टू द रिएक्टिव कार्बन, तो लार्ज अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो स्टेरिक हाइड्रेंस भी ज्यादा हो जाएगी। दीज बल्की ग्रुप फिजिकली ब्लॉक कर देंगे पाथ को ऑफ द अप्रोचिंग न्यूक्लियोफाइल, दिस इंक्रीज द स्टेरिक हाइड्रेंस, तो ये बल्कि ग्रुप्स हैं, ये पाथ को ब्लॉक कर देंगे तो स्टेरिक हाइड्रेंस इंक्रीज कर देंगे इन द ऑलरेडी क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट विद द कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड टू 5 एटम्स, दिस इंक्रीज द स्ट्रेन राइजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो स्ट्रेन इंक्रीज हुई है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी फॉर द रिएक्शन मेकिंग इट प्रोसीड मच मोर स्लोली, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। दिस इज वाई SN2 रेट ऑर्डर, इसी वजह से SN2 का रेट ऑर्डर जो है कि मिथाइल हाइलाइट सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन टर्शरी सबसे स्लो हो जाता है, तो इसमें स्टेरिक हाइड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा 3 बल्कि ग्रुप आ जाते हैं, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें कोई नहीं है। जबकि SN1 मैकेनिज्म में द रेट डिटरमिनेंट स्टेप जो होता है वो होता है आयनाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकेशन बनता है। द स्टेप इन्वॉल्व द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, इसमें लिविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है, इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक इन्वॉल्व नहीं होता। देयरफॉर स्टेरिक हाइड्रेंस फ्रॉम बल्की ग्रुप डज नॉट इंपेयर दिस स्टेप, इसलिए स्टेरिक हाइड्रेंस इस स्टेप पे कोई असरअंदाज नहीं होती। इनफैक्ट बल्की ग्रुप कैन समटाइम एक्सेलरेट SN1 रिएक्शन, बल्कि उल्टा होता है कि SN1 रिएक्शन एक्सेलरेट हो जाता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन हो नहीं सकता, इस वजह से SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। रीजन, बल्कि ग्रुप क्रिएट स्टेरिक हाइड्रेंस इन द ग्राउंड स्टेट अल्काइल हैलाइड आयनाइजेशन व्हिच चेंज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम टेट्राहेड्रल वो sp3 टू ट्राइगोनल प्लेनर sp2, तो हाइब्रिडाइजेशन को भी वो तब्दील कर देती है, वो sp3 से ट्राइगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेती है। रिलीव दिस स्टेरिक स्ट्रेन, द रिलीफ ऑफ स्टेरिक प्रोवाइड एडिशनल ड्राइविंग फोर्स फॉर आयनाइजेशन, ये स्ट्रेन में जो रिलीफ पैदा होता है ये एडिशनल ड्राइविंग फोर्स पैदा करती है, जिससे आयनाइजेशन जो स्टेप है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो रीजन 2, टर्शरी कार्बोनेशन व्हिच हैव मोर बल्की ग्रुप आर मोर स्टेबल, ऐसे टर्शरी कार्बोनेशन जिसमें ज्यादा बल्की ग्रुप हो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं टू द हाइपर कंजुगेशन, तो वो ज्यादा बल्की ग्रुप होने की वजह से भी वो SN1 पाथवे को फॉलो करते हैं। इसी को आप थ्योरी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन डेटा है, कंपेयर करें हाउ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और बेस अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 SN2 E1 इन E2 रिएक्शन, कैन यू डिजाइन अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व दीज डिफरेंसेस। तो रेट ला, SN2 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KRS और SN1 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KRS की कंसंट्रेशन पे, E2 रेट KRS और E1 रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KRS की कंसंट्रेशन पे। SN2 और E2 रेट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल या बेस, जबकि SN1 E1 रेट आर इंडिपेंडेंट होते हैं न्यूक्लियोफाइल और बेस से। SN2 और E2 न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करते हैं, जबकि SN1 और E1 न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करते। अ काइनेटिक एक्सपेरिमेंट मेजरिंग इनिशियल रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कैन डिस्टिंग्विश देम। कंपैरिजन देखते हैं, SN2 ये रेट डबल हो जाता है और ये फर्स्ट ऑर्डर इन न्यूक्लियोफाइल, और E2 रेट डबल होता है फर्स्ट ऑर्डर इन बेस, जबकि SN1 नो चेंज इन रेट, जीरो ऑर्डर इन न्यूक्लियोफाइल, और E1 भी नो चेंज रेट, ये भी जीरो ऑर्डर होता है बेस पे। तो SN2 और E2 ये फर्स्ट ऑर्डर होते हैं बेस और न्यूक्लियोफाइल के, तो रेट को डबल कर देते हैं, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर पे तो डिपेंड ही नहीं करते, ना बेस पे डिपेंड करते हैं SN1 और E1। तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 और E2 द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग स्पीशीज, अटैकिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या बेस हमारी अटैकिंग स्पीशीज है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनकी कंसंट्रेशन पे। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या बेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो रेट लीनियरली इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है SN1 और E1 ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं करते, रेट डिपेंड, ये सिर्फ रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे। ये न्यूक्लियोफाइल या बेस की पार्टिसिपेशन जो होती है वो रेट डिटरमाइंड स्टेप के बाद होती है, इसे तो चेंजिंग द कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन इनिशियल रेट, इसलिए बेस न्यूक्लियोफाइल के चेंज करने से हमारे रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। SN1 और E1 याद रखिए सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। सिंपल एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं टू ऑब्जर्व द डिफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शन। टू सबस्ट्रेट लें, वन दैट अंडरगो SN2 जैसे 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राइमरी एंड वन दैट अंडरगो SN1 जैसे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है टर्शरी।
एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, प्रोसीजर देते हैं, प्रोडिक्ट करें 2 सेट्स ऑफ रिएक्शन मिक्स विद द फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल ब्रोमाइड। सेकंड में फॉर ईच सेपरेट प्रिपेयर वन vial with the standard concentration of sodium iodide and another with the double that concentration of sodium iodide. Ensure the solvent volume is kept constant. Place all vials in the water bath at the constant temperature. Measure the time it takes for the precipitate of sodium bromide NaBr to form in each vial. The rate is inversely proportional to the time taken. जितना टाइम ज्यादा लेगा रेट उतना ही कम होगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड इंटरप्शन देते हैं। फॉर 1 ब्रोमोब्यूटेन SN2 में vial with double the iodine solution will form the precipitate of approximately twice as fast as the vial with the standard concentration. This show that rate depend upon nucleophile. For 2-bromo-2-methylpropane SN1, the time taken the precipitate formation will be approximately the same in both vials regardless of difference of iodine की concentration. This show that rate is independent of nucleophile. तो SN2 में आपने concentration डबल भी की लेकिन फिर भी approximately आपको same time लगा। इसका मतलब है कि nucleophile concentration पे SN1 depend नहीं करता। Why it work? Iodine ion is a good nucleophile and a good leaving group. The precipitate NaBr is insoluble in acetone, providing a visual cue for the reaction progress. RBr plus sodium iodide react करेगा तो Ri radical I और NaBr बन जाएंगे। So the dependence of reaction rate on the concentration of nucleophile and base provide a clear kinetic distinction between the unimolecular SN1 and E1 and bimolecular SN2 and E2 mechanism. Bimolecular mechanism exhibit the first order dependence, meaning the rate increase linearly with increase of attacking species. अगर species attacking species को आप increase करेंगे तो rate भी आपका linearly increase हो जाएगा। लेकिन in contrast unimolecular mechanism में show zero order dependence. Rate determinant step is substrate ionization, which is unaffected by the concentration of standard region. A simple experiment involves the reaction of the alkyl halide with sodium iodide is acetone can visually demonstrate this principle. By comparing the time taken by precipitate formation at different nucleophile concentration, one can kinetically assign the mechanism and a change in rate confirm a bimolecular pathway while no change confirm a unimolecular one.